नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगीड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में अपन स्वर संधि और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन पर विस्तार से चर्चा कर चुके थे और उनका एक डायग्राम भी सेट कर चुके थे। और हमने देखा था कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि अ हो तो कितनी संधियाँ होती है? 3 संधियाँ होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। फिर हमने कहा था यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई, उ और री है तो कितनी संधियाँ होने के चांसेस होते हैं? 2। कौन कौन सी? या तो दीर्घ संधि या फिर यण संधि। और फिर हमने कहा था यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए, आई, ओ, औ हो तो कितनी संधियाँ होने के चांसेज होते हैं? एकमात्र संधि। और वो कौन सी है? अयादी संधि। इस प्रकार अपन उस पूरे डायग्राम पर अपन चर्चा कर चुके थे। हमने ये भी कहा था कि यदि किसी शब्द में दीर्घ मात्रा विधान, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़े री की मात्रा तो दीर्घ संधि। फिर हमने कहा था यदि किसी शब्द के बीच में एक मात्रा विधान अर्थात ए की मात्रा और ओ की मात्रा या फिर अर दिखाई देता है तो भी कौन सी संधि? गुण संधि। और फिर हमने कहा था यदि किसी शब्द के बीच में 2 मात्रा विधान ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। और फिर हमने लास्ट में कहा था कि यदि या व र के पहले आधा वर्ण होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है, जबकि य व के पहले यदि पूरा वर्ण होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। यहाँ तक अपन पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब अपन ने 5 रूप पढ़ लिए। अब बात आती है कि स्वर संधि से संबंधित कौन कौन से तो अपवाद है और कौन कौन से विशिष्ट नियम हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी पर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सुने दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वर संधि से संबंधित विशिष्ट नियमों पर और यहाँ अपन 3 नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे अपन अपवाद को अलग करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको 2 संधियों पर चर्चा करके बताऊंगा और कुछ 2-4 अपवाद हैं उन पर अपन चर्चा कर लेंगे। सुने, ये अपवादी हैं जिनको अपन नियमों की सहायता से समझ रहे हैं। सुने, नियम नंबर 1 इस पर अपन चर्चा करें तो नियम नंबर 1 अपना यूं कह रहा है कि यदि स्व के बाद में इर, इरी, इरीनी शब्द आए, यदि स्व के बाद में इर, इरी, इरीनी शब्द आए तो इनके मेल से गुण रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा? वृद्धि रूप बनेगा। इनके मेल से गुण रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा? वृद्धि रूप। दोस्तों मैं संधि की बात नहीं कर रहा, मैं रूप की बात कर रहा हूँ। गुण रूप का मतलब 1 मात्रा विधान, जबकि वृद्धि रूप का मतलब 2 मात्रा विधान। विस्तार से समझा रहा हूँ मैं। सुने, फिक्स है, स्व ही मिलेगा। स्व के बाद इर, इरी, इरीनी शब्द ही मिलेगा आपको। जैसे हमने कहा शब्द है स्व, धन इर, समझना। व में से क्या निकला? अ। यहाँ से क्या निकला? ई। अधन ई बराबर क्या होता है? ए। ऐसा कौन सी संधि कहती है? गुण संधि। मतलब सीधी सी बात है, कौन सी संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है और गुण संधि का खंडन करेगा। वह में से अ निकल गया तो वह क्या रह गया दोस्तों? आधा। नया क्या आया? ए। और बच क्या रहा है? र। इस वह में किसकी मात्रा? एक की। और शब्द क्या बना? स्वर। ये कौन सा रूप है दोस्तों? ये कौन सा रूप है? साफ साफ दिख रहा है, एक मात्रा। तो ये कौन सा रूप है? गुण रूप है। जबकि हमने कहा है कि गुण रूप नहीं बनेगा, ये इसका खंडन कर रहा है। और शुद्ध रूप क्या होगा? स्वर। अब ये जो रूप आया है दोस्तों, ये कौन सा रूप है? वृद्धि रूप है। कौन सा रूप है? वृद्धि रूप। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? स्वर। तो स्वधन इर से क्या बनेगा? स्वर। विस्तार से समझा रहा हूं। दूसरा शब्द है स्व धन इरी। देखो, वह में से निकला अ, यहां से क्या निकला? ई। अधन ई बराबर क्या बनेगा? ए। कौन सी संधि कहती है? गुण संधि। तो किसका अपवाद है? गुण संधि का। खंडन कर रहा है। वह में से निकल गया तो वह क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? ए। और बच क्या रहा है? री। देखो, वह में किसकी मात्रा? एक की। तो शब्द क्या बनेगा? स्वेरी। शब्द क्या बन जाएगा? स्वेरी। ये कौन सा रूप है? गुण रूप, जो कि क्या है? गलत। शुद्ध क्या बनेगा? वृद्धि रूप। तो शब्द क्या बन जाएगा? स्वेरी। शब्द क्या बन जाएगा? स्वेरी। अब कौन सा रूप है ये? वृद्धि रूप, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है।
जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, स्वेरी। तीसरा देखते हैं, स्वधन इरिणी। स्वधन इरिणी, देखो वह में से निकला अ और यहाँ से क्या निकला ई। अधन ई बराबर क्या बनता है, ए। कौन सी संधि कहती है, गुण संधि। तो किसका खंडन कर रहा है, गुण संधि का। वह में से निकल गया तो वह क्या रह गया, आधा। नया क्या आया, ए, और बच क्या रहा है दोस्तों, ऋणी। इस व में एक की मात्रा, तो शब्द क्या बना, स्वेरिणी, जो कि क्या है, गलत, क्योंकि ये कौन सा रूप है, गुण रूप। और अपनी संधि कह रही है कि गुण रूप से न बनकर कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप। तो शब्द क्या बनेगा, स्वेरिणी। अब क्या है, ये बिल्कुल सही है। अब क्या है, बिल्कुल ये सही है, स्वेरिणी। स्वेरिणी का मतलब अपन गणिका से लेते हैं। तो हमने कहा कि यदि स्व के बाद में इर, इरी, इरिणी शब्द आए तो ध्यान देंगे इनके योग से गुण रूप नहीं बनता है। कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप बनेगा, क्योंकि गुण संधि का खंडन कर रहा है, गुण संधि का अपवाद है। तो कह रहा है कि गुण रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप। और वृद्धि रूप में कितनी मात्रा आती है, 2 मात्रा आती है। तो ये अपना पहला नियम। बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आई हो दोस्तों आपके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। देखो दोस्तों, मैं चाहता तो स्वधन इर बराबर डायरेक्ट स्वेर बना देता, लेकिन उससे ये जो बीच की प्रक्रिया है ये आपके समझ से परे हो जाती। इस कारण मैंने आपको सबसे पहले दिखाया कि यहाँ तक जो रूप बना वो गुण संधि का है, लेकिन ये गुण संधि का खंडन करते हुए कौन से रूप को लेकर आ रहा है, ये वृद्धि रूप को लेकर आ रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये अपना कौन सा नियम था, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। सुने, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते रहें। इन चीज़ों को लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। चलते हैं नियम नंबर 2 पर। अपना नियम नंबर 2 कहता है कि यदि आ के बाद में, अपना नियम नंबर 2 कह रहा है यदि नियम नंबर 2, आ के बाद में ऊढ़, ऊह, उहिनी, यदि आ के बाद में ऊढ़, ऊह, उहिनी शब्द आए तो इनके मेल से भी गुण रूप न होकर कौन सा रूप बनता है, वृद्धि रूप बनता है। यदि आ के बाद में ऊढ़, ऊह, उहिनी शब्द आए तो इनके मेल से गुण रूप न होकर कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप। मतलब ये भी कौन सी संधि का खंडन कर रहा है, गुण संधि का। मतलब गुण संधि का क्या है, ये अपवाद है। देखते हैं कैसे। सुने, जैसे मैंने लिखा शब्द है प्रदन ऊढ़। देखो प्र में से क्या निकला, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि है। इधर से क्या निकला, उ। अदन उ बराबर क्या बनेगा, ओ। कौन सी संधि कहती है, गुण संधि। समझ में आ गई होगी बात। प्र में से अ निकल गया तो प्र क्या हो गया, आधा। नया क्या आया, ओ, और बच क्या रहा है दोस्तों, ड। इस प्र में ओ की मात्रा कितनी मात्रा, 1 मात्रा। कौन सा रूप बना, गुण रूप, जो कि क्या है, गलत। शुद्ध क्या बनेगा, प्रौढ़। ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप। अब बिल्कुल क्या है, ये सही। बात समझ में आ रही होगी। और देखते हैं दूसरा शब्द है प्रदन ऊह। प्रौढ़ का मतलब आप जानते ही हो, प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं। प्रदन ऊह, प्र में से निकला अ और यहाँ से क्या निकला, ऊ। आदन ऊ बराबर क्या निकलेगा, बनेगा ओ। कौन सी संधि कहती है, गुण संधि। प्र में से निकल गया तो प्र क्या हो गया, आधा। नया क्या आया, ओ, और बच क्या रहा है दोस्तों, ह। इस प्र में ओ की मात्रा तो शब्द क्या बनेगा, प्रोह, जो कि कौन सा रूप है, गुण रूप, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत। तो शुद्ध क्या बनेगा, प्रोह। कौन सी संधि कहती है, कौन सा रूप बना है यहाँ पर, वृद्धि रूप। तो हमने कहा यह भी गुण संधि का क्या है, अपवाद। तीसरा देखते हैं अक्स धन उहिनी। अक्स धन उहिनी, क्ष में से क्या निकला अ और यहाँ से क्या निकला दोस्तों, उ। अधन उ बराबर क्या बनेगा, ओ। कौन सी संधि, गुण संधि। मतलब गुण संधि का अपवाद है, खंडन कर रहा है। क्ष में से अ निकल गया तो क्ष क्या रह गया, आधा। नया क्या आया, ओ, और बच क्या रहा है, हिनी। समझना ध्यान से। क्ष में ओ की मात्रा लगी तो क्या बना, अक्सोहिनी। अक्सोहिनी, अक्सोहिनी, जो कि क्या है दोस्तों, गलत, क्योंकि ये कौन सा रूप है, गुण रूप है। कौन सा रूप है, ये गुण रूप है। इसी कारण हम लिखेंगे अक्सो ही, और यहाँ पर आ रहा है न,
तो यह अण्णा भी किस में बदलेगा, अण में, और शब्द क्या बन जाएगा, अक्षोहिणी। सेना का एक प्रकार है अक्षोहिणी। अब ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध रूप। अब देखो दोस्तों, आपके एक चीज़ दिमाग में कौन रही होगी कि अण्णा किस में बदल गया। तो अपन ने पहले जब स्वर संधि को देखा था तो हमने कहा था व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि न से पहले शब्द में कहीं पर भी, यदि न से पहले शब्द में कहीं पर भी री र स वर्ण आए तो संधि करने पर यह न किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। व्यंजन संधि का एक नियम है जिसे विस्तार से पढ़ेंगे अपन व्यंजन संधि में। तो ये देखो न, और न से पहले शब्द में क्या आ रहा है, स, इसका ही रूप है। तो यह न किस में बदल गया दोस्तों, ण में बदल गया। तो ये अपना नियम नंबर 2 था कि यदि अ आ के बाद में उड उह उहिनी शब्द आए तो इनके मेल से भी गुण रूप न होकर कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप बनता है। मैं संधि की बात नहीं कर रहा, मैं रूप की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो गुण रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा, वृद्धि रूप बनेगा। ये अपन ने गुण संधि के अपवाद देखे। और आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चले आगे। अब बात करते हैं अपन किस पर, नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3, अपना नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि अ आ के बाद में, यदि अ आ के बाद में ओष्ठ ओदन ओतु शब्द आए, यदि अ आ के बाद में ओष्ठ ओदन ओतु शब्द आए तो इनके मेल से वृद्धि रूप न होकर गुण रूप बनता है। यदि अ आ के बाद में ओष्ठ ओदन और ओतु शब्द आए, यदि अ आ के बाद में ओष्ठ ओदन ओतु शब्द आए तो इनके मेल से वृद्धि रूप न होकर कौन सा रूप बनता है, गुण रूप बनता है। अभी जो अपन ने 2 नियम देखे हैं, यह नियम उसका जस्ट क्या है, विपरीत है। हमने कहा है यदि अ आ के बाद में ओष्ठ ओदन ओतु शब्द आता है तो इनके मेल से वृद्धि रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा, गुण रूप। मतलब खंडन कर रहा है वृद्धि संधि का, तो वृद्धि संधि का अपवाद है। देखते हैं शब्द है जैसे अपने पास दंत दन ओष्ठ, दंत दन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ पर यदि अपन चर्चा करते हैं आगे तो हम देखेंगे कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, अंतिम स्वर की ध्वनि क्या आ रही है यहाँ पर अ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है ओ। तो अ धन ओ बराबर यदि ये मिलते हैं तो क्या बनेगा, औ। ऐसा कौन सी संधि कहती है, वृद्धि संधि। मतलब वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का खंडन कर रहा है। ता में से अ निकल गया तो त क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, ओ, बच क्या रहा है, ष्ट। त में औ की मात्रा लगी तो शब्द क्या बनेगा, दंतोष्ट। ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप। जबकि अपना नियम क्या कह रहा है कि वृद्धि रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा, गुण रूप। तो शब्द क्या बनेगा, दंतोष्ट। और दंतोष्ट में कितनी मात्रा आएगी, 1 मात्रा। अब बिल्कुल क्या है ये सही, क्योंकि दोस्तों ये कौन सा रूप है, वृद्धि रूप। मतलब 2 मात्रा लग रही है। और ये कौन सा रूप है, गुण रूप। गुण रूप में कितनी मात्रा आती है, 1 मात्रा। तो ये वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का खंडन कर रहा है। दूसरा शब्द है शुद्ध धन ओदन। देखो द में से निकला अ और यहाँ से क्या निकला, ओ। अदन ओ बराबर क्या बनेगा, औ। कौन सी संधि कहती है, वृद्धि संधि। द में से अ निकल गया तो द क्या रह गया, आधा, नया क्या आया, ओ, और बच क्या रहा है, दन। द में से, द में किसकी मात्रा, औ की मात्रा। तो शब्द क्या बनेगा, शुद्धो दन, जो कि क्या है, गलत। दोस्तों ये शब्द 1000 बार शब्द शुद्धि में पूछा गया है शब्द है शुद्धोदन। ये वृद्धि रूप बन रहा है जो कि क्या है, गलत। शुद्ध बनेगा शुद्धोदन, शुद्धोदन। अब ये कौन सा रूप है दोस्तों, ये गुण रूप है। कौन सा रूप है, गुण रूप। शुद्धोदन अपन चावल की जो भात होती है उसके लिए लेते हैं। तीसरा शब्द आ रहा है अपने पास स्थूल धन ओतु। देखो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, अ, और द्वितीय शब्द का पहला स्वर ओ। तो अदन ओ बराबर क्या बनेगा, औ। कौन सी संधि कहती है, वृद्धि संधि कहती है। बात समझ में आ रही होगी। ल में से अ निकल गया तो ल क्या हो गया, आधा, नया क्या आया, ओ, और बच क्या रहा है, तू। ल में किसकी मात्रा, औ की मात्रा। तो शब्द क्या बनेगा, स्तुलोतु।
ये कौन सा रूप है? वृद्धि रूप, जो कि क्या है? पूर्ण रूप से गलत। शब्द क्या बनेगा? स्तु लोतु। ये कौन सा रूप है? गुण रूप। अपना नियम क्या कह रहा है दोस्तों? यही तो कह रहा है कि यदि अ के बाद में ओष्ठ ओदन ओतु शब्द आता है तो इनके मेल से वृद्धि रूप न होकर के कौन सा रूप बनता है? गुण रूप बनता है। इनके मेल से वृद्धि रूप न होकर कौन सा रूप बनेगा? गुण रूप बनता है। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके और भी उदाहरण हैं जिन पर मैं आपके सामने चर्चा कर देता हूँ, लिख देता हूँ, आप देख लेंगे ना उसे। शब्द है बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ। शब्द है अधरोष्ठ, शब्द है कमलोष्ठ। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब इसके ही हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़ें। हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे। ये तो अपन ने 3 नियम पढ़े और इन 3 नियमों के द्वारा अपन ने स्वर संधि के जो अपवाद है उन पर चर्चा की है। कुछ शब्द हैं उन्हें अपन डायरेक्ट देखते हैं। सुने दोस्तों, अब बात करते हैं शब्द पर। जैसे एक शब्द आता है गोधन अक्ष, गोधन अक्ष। देखो, गोधन अक्ष अर्थात गो का मतलब लेते हैं अपन किससे? गाय से, और अक्ष का मतलब आँखें, तो शब्द क्या बन जाएगा? गवाक्ष। ये अपवाद है, अर्थात क्या बनेगा? गवाक्ष, गाय की आँखें। बात समझ में आ गई होगी। और देखते हैं, सुने। शब्द आता है जैसे अपने पास प्रत्यक्ष। सुनना दोस्तों, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष शब्द है। यदि इस प्रत्यक्ष शब्द का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन अक्षी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रतिधन अक्षी क्यों हुआ? प्रतिधन अक्ष भी तो हो सकता था ना। बात बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या रीजन है इस पर अपन चर्चा करेंगे। सुने दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि यदि शब्द आए अक्ष, शब्द आए रात्र, शब्द आए अच्छ, शब्द आए इच्छ, शब्द आए निस। क्या कहा अपन ने? हमने कहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, अच्छ, इच्छ और निस शब्द आता है तो संधि विच्छेद करने पर ये अक्ष जो है ये अक्षी में बदल जाता है, ये रात्र जो है ये रात्रि में बदल जाता है, ये अच्छ जो है ये अच्छा में बदल जाता है, ये इच्छ जो है ये इच्छा में बदल जाता है, और यह निस जो है ये निशा में बदल जाता है। बात समझना। जैसे मैं कहूँ कि अपने पास शब्द है प्रत्यक्ष और उसने कहा कि प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा और अपने सामने 4 ऑप्शन हैं A, B, C और D और उसने लिखा है प्रतिधन अक्ष, उसने लिखा है प्रतिधन अक्षी, उसने लिखा है प्रधन तिक्षी और उसने लिखा है प्रतिधन इक्सी। अब देखो, यदि अपने पास 4 ऑप्शन है और उसने कहा कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा तो अपन यदि ऑप्शन में प्रतिधन अक्ष और प्रतिधन अक्षी दोनों आते हैं तो अपन सबसे पहले जो चयन करेंगे वो किसका चयन करेंगे? प्रतिधन अक्षी का चयन करेंगे। वो बात अलग है दोस्तों, यदि विकल्प में भी होता ही नहीं तो फिर अपन किसका चयन कर लेते? प्रतिधन अक्ष का चयन कर लेते। लेकिन यदि विकल्प में प्रतिधन अक्ष और प्रतिधन अक्षी दोनों होते हैं तो इस कंडीशन में अपन चयन किसका करेंगे? प्रतिधन अक्षी का ही चयन करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी यही है, जैसे अपन लिखते हैं अध्यक्ष,
इसका संधि विच्छेद भी अपन क्या करेंगे, अधिधन अक्सी करेंगे। यदि विकल्प में अक्सी नहीं होता है तब अपन जरूर चयन कर सकते हैं अधिधन अक्ष का, लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यदि विकल्प में प्रतिधन अक्सी होगा तो पहले इसका चयन करेंगे। तो ध्यान रहेगा कि प्रत्यक्ष जो शब्द है उसके पीछे क्या आ रहा है, अक्ष, और ऐसे शब्दों की संधि विच्छेद करने पर यह अक्ष किस में बदलता है, अक्सी में बदलता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं, सुने वापस लिख रहा हूं। तो शब्द था अपने पास प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष शब्द, इस प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, प्रतिधन अक्सी। क्या लिखेंगे, प्रतिधन अक्सी। शब्द हैं जैसे अपने पास शब्द आता है अपने पास स्वच्छ, यदि उसने कहा कि स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा तो हम लिखेंगे सुधन अच्छा। यदि हमने लिखा सुधन अच्छ तो वो क्या होगा, गलत। वो बात अलग है कि विकल्प में यदि सुधन अच्छा नहीं होगा, सुधन अच्छा होगा तो इसे अपन लगा सकते हैं, लेकिन यदि विकल्प में सुधन अच्छा है तो अपन संधि विच्छेद क्या करेंगे, सुधन अच्छा। तो यहां भी अपन लिख सकते हैं कि सुधन अच्छा। आ रही है बात समझ में। यदि नहीं होगा तो अपन आगे चर्चा कर सकते हैं। और देखते हैं शब्द अपने पास, जैसे अपन कहते हैं यथेच्छ, कहते हैं शब्द जैसे यथेच्छ। यथेच्छ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तो हमने लिखा यथा धन इच्छ, तो यह शब्द क्या हो जाएगा, गलत होगा, शुद्ध यथा धन इच्छा। ये देखो आ और यहाँ से निकला ई, आदनी बराबर क्या बनता है, ए। कौन सा संधि, गुण संधि। था में से आ निकल गया तो थ क्या रह गया, आधा, नया क्या आया ये, और बच क्या रहा है छा। लेकिन जो ही इन्हें जोड़ेंगे तो शब्द जो है वो बन जाएगा यथेच्छ। तो बात समझ में आ गई होगी कि यथेच्छ शब्द का संधि विच्छेद करने पर ये इच्छ जो है किस में बदल जाएगा, इच्छा में बदल जाएगा। तो मिटा रहा हूं दोस्तों, तो ये भी बन जाएगा यथा धन इच्छा। ये यथेच्छ शब्द और शब्द बनेगा यथा धन इच्छा, यथा धन इच्छा। इसी प्रकार अपन और भी देख लेंगे कि अहन धन रात्रि। देखो अहन धन रात्रि शब्द बनता है अहोरात्रि, अहोरात्र। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अहन धन रात्रि, अहन धन रात्रि। ये देखो। इसके बाद बात करें निशा। यदि शब्द है अहरनिश, अहरनिश, इस शब्द का यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, अहन धन निशा। तो कुल मिला के हमने क्या कहा है दोस्तों, सुने। हमने कहा है यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, अच्छ, इच्छ, निश शब्द जुड़ा हुआ है तो उसका संधि विच्छेद करने पर अक्ष अक्सी में बदल जाता है, रात्र रात्रि में बदल जाता है, अच्छ अच्छा में बदल जाता है, और इच्छ किस में बदल जाता है, इच्छा में, और निश किस में बदल जाता है, निशा में बदल जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यदि नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया दोस्तों, चले आगे चलते हैं। मिटा दूं। अब बात करते हैं अपन दो संधियों की जो संस्कृत में चलती है, हिंदी में नहीं चलती है, लेकिन हिंदी में शब्द पूछ लिया जाता है। इस कारण में दो संधियों पर और चर्चा कर लेता हूं आपके सामने, जिससे अपन शब्दों का क्या करेंगे दोस्तों, निर्माण करना सीखेंगे। बस केवल हिंदी में शब्द शुद्धि की वजह से अपन इन दोनों संधियों पर चर्चा कर रहे हैं संस्कृत की। एक शब्द है पूर्व रूप संधि, एक संधि है पूर्व रूप और पर रूप। संस्कृत में पढ़ा होगा आपने पूर्व रूप और पर रूप संधि। शब्दों को मैं आपके सामने डायरेक्ट रखूं उससे तो अच्छा है मैं आपको नियमों के साथ में उसे डायरेक्ट आपके सामने रखूं। सुनना, दो संधियां हैं, एक है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। सुने, हमने यूं कहा है पूर्व रूप, पूर्व रूप का मतलब पहले वाला रूप। पूर्व रूप संधि की परिभाषा क्या कहती है, विस्तार से समझाता हूं। हमने कहा कि पूर्व रूप संधि कहती है कि पूर्व रूप संधि में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए या फिर क्या होगी, ओ होती है। पूर्व रूप संधि में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए अथवा ओ होती है, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, अ होता है। ए या ओ होती है तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, अ होता है। संधि करने पर ये जो पूर्व रूप है ये सुरक्षित रहता है,
संधि करने पर पूर्व रूप क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, तथा बाद वाले अ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। ऐसा कौन सी संधि कह रही है, पूर्व रूप संधि कह रही है, पूर्व रूप संधि कह रही है। ये किसका चिन्ह है, ये अवग्रह का चिन्ह है। देखो पूर्व रूप संधि क्या कहती है, पूर्व का मतलब पहला, रूप का मतलब रूप। पूर्व रूप संधि में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि या तो ए होगी या क्या होगी, ओ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या होगा, अ। संधि करने पर ये जो पूर्व रूप है ये क्या रहेगा, सुरक्षित, कोई छेड़खानी नहीं होगी, तथा बाद वाले अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाता है। इस संधि को अपन केवल शब्दों के निर्माण की वजह से देख रहे हैं दोस्तों। शब्द है जैसे अपने पास विद्यालय धन अस्मिन, विद्यालय धन अस्मिन। ये देखो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, ए, दिख रही होगी। हमने कहा पूर्व रूप संधि में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या होती है, ए, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, अ, ये भी दिख रहा है। संधि करने पर ये जो पूर्व रूप है सुरक्षित रहेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये देखो ये विद्यालय सुरक्षित कर दिया दोस्तों, कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, तथा बाद वाला जो है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह। तो इस बाद वाले अव के स्थान पर क्या कर दिया, अवग्रह, और पीछे क्या बच रहा है, स्मिन, येलो स्मिन। अब इस शब्द को जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा वी द या ल ये अवग्रह स्मिन। शब्द क्या बन गया, विद्यालय स्मिन। अवग्रह का क्या काम है कि अवग्रह अपने से पहले वाला जो स्वर है उसकी ध्वनि को खींचकर क्या कर देता है, लंबा कर देता है, अर्थात उसकी जो उच्चारण मात्रा है उसे खींचकर क्या कर देता है, लंबा। तो इसका उच्चारण करेंगे तो होगा विद्यालयस्मिन, विद्यालयस्मिन। तो हमने कहा पूर्व रूप संधि में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ए अथवा ओ होगी, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, अ, फिक्स है। संधि करने पर पूर्व रूप क्या रहेगा, सुरक्षित, कोई छेड़खानी नहीं, तथा बाद वाले अ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। और देखते हैं एक शब्द दोस्तों, शब्द है लोकोधन अधुना, लोकोधन अधुना। अब देखो दोस्तों, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, ओ, पूर्व रूप संधि में होती है, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ। संधि करने पर पूर्व रूप सुरक्षित रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं, ये लो को बाद वाले अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अवग्रह, और पीछे बच रहा है धुना। अब जोड़ेंगे शब्द को तो शब्द क्या बनेगा, लो को, ये अवग्रह, ये धु और ये ना। तो शब्द क्या बना, लोकोधुना। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, लोकोधुना। तो बात समझ में आई होगी। हमने कहा है कि पूर्व रूप संधि, नाम से पता चल रहा है पूर्व रूप सुरक्षित रहेगा, ए अथवा ओ होती है, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, अ। संधि करने पर पूर्व रूप सुरक्षित रहता है, तथा बाद वाले अ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि बात समझ में आ गई हो तो मैं दो उदाहरण इसके और आपके लिए लिख देता हूं। एक शब्द है विष्णु धन अव, विष्णु धन अव, विष्णु धन अव। ये एक उदाहरण आपको करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया दोस्तों, तो चलें आगे, चलते हैं। इसके बाद अगली संधि जो है वह है पररूप संधि। देखिए दोस्तों, इन शब्दों का निर्माण, इस संधि को अपन केवल इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन को शब्द शुद्धि के बारे में पता चल जाए। अन्यथा मेरा पढ़ाने का मकसद यहाँ केवल आपको पूर्व रूप और पररूप संधि पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत में चलती है, परंतु यहाँ शब्द पूछ लेता है वो शुद्धि अशुद्धि में, इस वजह से इनको दोनों को अपन पढ़ रहे हैं। अगली जो संधि है वह है पररूप संधि। पररूप संधि देखो, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले वाला, और पर का मतलब क्या होता है, बाद वाला। पररूप संधि की परिभाषा क्या है इसे समझना। पररूप संधि कहती है कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। पूर्व रूप में पहले वाला था, पर रूप में बाद वाला शब्द पूर्णतया सुरक्षित रहता है, तथा संधि करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, संधि करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और उस अंतिम स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन है तो उन दोनों का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाता है। मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख देता हूँ कि इसकी परिभाषा कहती है पररूप संधि की, कि पररूप संधि में परिभाषा, पररूप
संधि में बाद वाला रूप सुरक्षित रहता है, बाद वाला रूप सुरक्षित रहता है तथा संधि करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद वाले, यदि हो तो, ये आवश्यकता नहीं है कि हो ही सही, बाद वाले व्यंजन का लोप हो जाता है। प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद वाले व्यंजन का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ऐसा कौन सी संधि कहती है? पररूप संधि कहती है। अब समझना, हमने यूँ कहा है कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द पूर्णतया सुरक्षित रहेगा तथा संधि करने पर प्रथम शब्द जो होगा उसका अंतिम स्वर, और उस अंतिम स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन है तो उसका भी क्या कर दिया जाएगा? लोप कर दिया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, सुनना। जैसे अपने पास शब्द है पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। अब देखो, हमने कहा कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द क्या रहेगा? पूर्णतया सुरक्षित। तो बाद वाला शब्द क्या है? अंजलि। तो बाद वाला शब्द तो पूर्ण रूप से क्या कर दिया अपन ने? सुरक्षित कर दिया। ये अंजलि सुरक्षित है। फिर हमने कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, अब देखो ये पतत जो शब्द है इसका अंतिम स्वर, मतलब इधर से देखेंगे अंतिम स्वर, ये अंत में तो क्या है? व्यंजन है, ये तो स्वर है ही नहीं दोस्तों। तो इसके पहले देखा तो त, और त में क्या मिला हुआ है? अ। तो अंतिम स्वर इस पतत का क्या हुआ? अ। ये अंतिम स्वर क्या हुआ? अ। अब ये जो अंतिम स्वर है, इस अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन भी आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। ये जो त है इसके बाद में क्या आ रहा है? ये जो अ है, सॉरी, ये जो अ है इसके बाद में क्या आ रहा है? त। और त क्या है? हलंत, मतलब ये व्यंजन है। तो ये स्वर और ये व्यंजन, इन दोनों का ही क्या होगा? लोप होगा। समझना बात को, इन दोनों का ही क्या होगा? लोप। फिर समझा रहा हूँ, हमने कहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, ये प्रथम शब्द है पतत, और पीछे से देखें तो पीछे जो आ रहा है वो तो त, हलंत है तो व्यंजन है, ये तो स्वर हो नहीं सकता। इसके पहले देखेंगे ये त, और त में क्या मिला हुआ है? ये अ। तो इस शब्द का अंतिम स्वर क्या हुआ? अ। इस अंतिम स्वर के बाद में क्या आ रहा है? त, और ये क्या है? व्यंजन। तो इन दोनों का क्या होगा? लोप। तो त का भी लोप हो गया, और इस त में अ था, इसका भी लोप हो गया, तो त क्या हो गया? आधा। अब देखो अपने पास जो डिजाइन आई है वो क्या है? ये ऐसी। बात समझना। अब ये जो त है ये हलंत है, और ये जो स्वर है इस व्यंजन में इस स्वर के नाम की क्या लगेगी? मात्रा। तो ये प, ये त में क्या लगी? अ की मात्रा, और ऊपर क्या आ गया? अनुस्वार, और पीछे क्या है? जली। तो शब्द क्या बन गया अपने पास दोस्तों? पतंजलि। बात समझ में आई होगी। एक उदाहरण और प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्द है मनस धन ईसा। समझना ध्यान से। हमने कहा कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द पूर्णतया सुरक्षित रहता है, तो ये बाद वाला शब्द है ईसा, इसे अपन ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया दोस्तों। ये लो, अब देखो, तथा प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन है तो उसका क्या होगा? लोप। तो प्रथम शब्द मनस, इसका अंतिम स्वर यहाँ तो व्यंजन है, इसके पहले देखा न में क्या है? अ। अ के बाद में कोई व्यंजन है क्या? स। तो इन दोनों का क्या किया? लोप। अब न में से अ निकल गया तो न क्या रह गया? आधा। ये देखो आधा। अब जोड़ते हैं, ये म, ये न। अब न में किसकी मात्रा? ई की, तो नी, और पीछे क्या है? सा। तो शब्द क्या बन जाएगा? मनीषा। बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये तो अपन ने स्वर और व्यंजन दोनों का उदाहरण देखा, केवल एक स्वर का देखते हैं। शब्द है जैसे सारंग, सारधन अंग। देखो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, सॉरी, हमने कहा कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द पूर्णतया क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ये लो, बाद वाले शब्द को सुरक्षित कर दिया। तथा प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन है तो उसका क्या करेंगे? लोप। तो प्रथम शब्द क्या है यहाँ पर? सार। सार का अंतिम स्वर क्या है? र, और र में क्या मिला हुआ है? अ। अब इस अ के बाद कोई व्यंजन है क्या? नहीं है, तो नहीं करेंगे। इस अ का क्या किया? लोप। तो र में से अ निकल गया, तो र क्या हो गया? आधा। यह हल हो गया। अब र में किसकी मात्रा? अ की मात्रा, और ऊपर क्या है? अनुस्वार। तो शब्द क्या बनेगा? सारंग। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? सारंग बन जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो हमने क्या कहा है कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द पूर्ण रूप से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है,
तथा संधि करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन है तो उन दोनों का ही क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। कोई डाउट नहीं है। यदि बात समझ में आ गई हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया दोस्तों, चलें आगे, चलते हैं। और देखते हैं एक दो उदाहरण। शब्द है अपदन अंग। अपदन अंग, देखो बाद वाला शब्द पूर्णतया सुरक्षित रहेगा, येलो, अंग को सुरक्षित कर दिया। प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद आने वाले व्यंजन का लोप, तो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है यहाँ, अ का क्या किया, लोप, तो प क्या हो गया, आधा। अपा में किसकी मात्रा, अ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा, अपंग बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, अपंग बन जाएगा। उसी प्रकार सीमदन अंत का क्या बन जाएगा, सीमंत बन जाएगा। सीमदन अंत से क्या बनेगा, सीमंत बन जाता है। क्या बन जाता है, सीमंत बन जाता है। उसी प्रकार कुलदन अटा का भी क्या बन जाएगा, कुलटा बन जाएगा। कुलदन अटा का भी क्या बन जाएगा, कुलटा बन जाएगा। इस प्रकार अपन ने कौन सी रूप को देखा, पर रूप संधि के रूप को ही देखा। तो हमने क्या कहा कि पररूप संधि में बाद वाला शब्द पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है तथा संधि करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व अंतिम स्वर के बाद में आने वाले व्यंजन का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्या देखा, स्वर संधि के 5 भेद देखे, उसके बाद में स्वर संधि के विशिष्ट नियम देखे जिसके तहत अपन ने अपवादों को देखा। उसके बाद अपन ने अपवादों से संबंधित कुछ शब्दों को देखा और उसके बाद में अपन ने 2 संधियों को और देखा, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि में पहले वाला शब्द सुरक्षित रहता है तथा पर रूप संधि में बाद वाला शब्द सुरक्षित रहता है। तो यदि दोस्तों बात समझ में आई होगी आपके, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस प्रकार अपन ने स्वर संधि के समस्त पार्टों को पूरा किया। जब दोस्तों अपन की पूरी संधि समाप्त हो जाएगी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसके बाद में आपको हिंदी की संधियां अर्थात यूँ कहें कि तद्भव की संधियों को भी पढ़ाऊंगा और तद्भव की संधियों पर अपन चर्चा करेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका डायरेक्ट निर्माण होता है, वह किस प्रकार बनता है। जैसे दीन दन नाथ का क्या बन जाएगा, दीनानाथ। तो यह स्वर संधि से ही संबंधित है। इन सभी पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जब अपन तद्भव की संधियाँ पढ़ेंगे। तो यदि बात समझ में आई होगी दोस्तों तो चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो व्यंजन संधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो जहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।